नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बजट में निवेश बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक एआई, डेटा सेंटर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने की जरूरत। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बजट में टूरिज्म सेक्टर को मिल सकता है बूस्ट। इनक्रेडिबल इंडिया 3.0 का ऐलान संभव। पर्यटन मंत्रालय ने अभियान को रिवाइव करने का रखा प्रस्ताव। पिछले कैंपेन के मुकाबले कई गुना ज्यादा आवंटन संभव। 27 तारीख को आप देखेंगे एक बड़ा रिजल्ट निकल करके आएगा। 26 जनवरी के मौके पर भारत को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में बोले टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह। 27 जनवरी को भारत EU FTA हो सकता है साइन। केरल के तिरुवनंतपुरम से पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार। कहा, केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई है, बदलाव होकर रहेगा। जैसा 1987 में अहमदाबाद के बाद गुजरात जीता, वैसे ही तिरुवनंतपुरम से केरल जीतेंगे। बाजार में हावी हुई बिकवाली। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। बाजार में पिछले 4 महीने के सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट। इस हफ्ते BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ से ज्यादा गिरा। रुपए में फिर बढ़ी गिरावट। अब तक के निचले स्तर तक लुढ़का। डॉलर के मुकाबले 91.97 का रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ। सोने चांदी में फिर तेजी। सिल्वर ETF में शानदार बाउंस बैक। SBI, निपॉन, HDFC और टाटा सिल्वर ETFs 8 से 10% तक दौड़े। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, ये चिट्ठी आती है, आओगे, इधर कब आओगे। आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म देखने जुटी लोगों की भीड़। लोगों को पसंद आ रही है बॉर्डर 2। दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश तो बर्फबारी से गुलजार हुआ कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश। पहाड़ों पर बर्फबारी से फिर बढ़ी ठंड। और अब सबसे पहले बात बजट की। बजट में इस बार निवेश बढ़ाने पर मुख्य फोकस हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। पूरी खबर बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, दरअसल बजट में हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी रहती हैं कि सबसे बड़ा फोकस एरिया क्या है या फिर बजट की थीम क्या है। तो जो मुझे अलग अलग सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस बार बजट में सरकार मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली है वो है निवेश बढ़ाने को लेकर के। ये निवेश, बता दूं कि निजी निवेश बढ़ाने की बात मैं कर रहा हूँ। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले लगातार कई बजट से सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से तो बढ़ा है, लेकिन जितना सरकार चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो उतना नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार सरकार बजट में विशेष फोकस करेगी। इसके लिए कुछ इंसेंटिव का ऐलान सरकार कर सकती है। जो मौजूदा इंसेंटिव अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिए दिए जाते हैं उसका दायरा सरकार बढ़ा सकती है। और इस बार जो नए इंसेंटिव आ सकते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए वो ट्रेडिशनल सेक्टर, पारंपरिक सेक्टर में नहीं आएंगे, कुछ नए सेक्टर में आने की संभावना है। मिसाल के तौर पर AI, डेटा सेंटर की बात करें या फिर इस तरह के न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले जो सेक्टर है वहाँ पर सरकार चाहती है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। क्योंकि दुनिया में जिस तरह से हालात बने हुए हैं वैसे में ज़रूरत है कि यहाँ पे निवेश बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ेगा। तो ये सरकार की लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। इसको लेकर अलग अलग स्तर पर बातचीत हुई है। तो इस बार ये आपको फोकस रहेगा। दो चीज़ें और खास जोड़ दूं कि इससे पहले के बजट में आप ध्यान दिए होंगे तो वहाँ पे सरकार का फोकस था टैक्स पेयर्स को कैसे राहत दिया जाए। उससे पहले एक बजट और पीछे जाए तो वहाँ पे फोकस था कि गाँवों की अर्थव्यवस्था को, किसानों को कैसे राहत दी जाए। और इस बीच बजट से पहले ही सरकार ने GST रिफॉर्म करके ट्रेडर्स को राहत दी है। अब बारी है निवेशकों को राहत देने की। अब मुझे लगता है ये बजट उस तरफ केंद्रित होगा।
और बजट में टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट देने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया 3.0 का ऐलान हो सकता है। पर्यटन मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया अभियान को रिवाइव करने का प्रस्ताव रखा है। इनक्रेडिबल इंडिया 3.0 के लिए क्या है प्रस्ताव, पूरी डिटेल्स बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, भारत के सबसे सक्सेसफुल कैंपेन्स में से एक रहा है इनक्रेडिबल इंडिया और अब सरकार इसके तीसरे चरण को लाने की तैयारी कर रही है। इनक्रेडिबल इंडिया 3.0 का प्रस्ताव टूरिज्म मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है और आने वाले बजट में इसकी घोषणा संभव है। जो पिछला कैंपेन आया था वो 2017 में आया था, लेकिन कोविड महामारी के दौरान ये लगभग बंद सा हो गया और लेकिन अब इसे दोबारा से रिवाइव किया जाएगा नए फोकस के साथ। और इस बार जो फोकस होने जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट को भारत में खींचने पर होगा। जो घरेलू टूरिज्म है, घरेलू पर्यटक है, उनकी जिम्मेदारी राज्यों को दी जाएगी, लेकिन पिछले कैंपेन से कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है इस बार इनक्रेडिबल इंडिया। कुछ नए फोकस होंगे, जैसे कि पिछली बार जो फोकस था वो ट्रेडिशनल मीडियम पे था, ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट पे था, वहीं इस बार फोकस होगा सोशल मीडिया पर। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पहले से पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ट्रैवल पे लिख रहे हैं या ट्रैवल पे ब्लॉग बना रहे हैं, उनके साथ टाई अप किया जाएगा और साथ ही जो पहले से प्रचलित जो मजबूत ब्रांड्स हैं उनके साथ भी साझेदारी की जाएगी उनके, और इन सब के लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी को हायर करने का भी प्रस्ताव इसमें रखा गया है। तो बजट अब कुछ दिनों की बात है, ऐसे में रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स की बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में एक्सपोर्टर्स से बात की आलोक प्रियदर्शी ने। बजट को लेकर जो डिमांड्स हैं, किस तरह की चीजें इस वक्त होनी चाहिए कि जो देश में इस वक्त स्थिति है एक्सपोर्ट के को लेकर, डोमेस्टिक कंजम्पशन को लेकर, उसमें सुधार आ सके। Now with the tariff issue, we requested that there should be a market focus scheme for the USA exports. We need 20% scrip for that. That's a main demand. Then we also asked for the interest subvention should be increased to 5%, and there should not be a cap. They kept 15 lakhs cap. That's it's very difficult for anybody to. Within 2 months it goes. So we want low cap for the interest subvention and also 5% increase. On GST, we said that the government now more than 2,500, they have a 18%. But we told them it should be 10,000 rupees in the up to 10,000 rupees only 5% का रेट। बजट में हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, एक तो जितनी स्कीम्स हैं ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, लाइक ROSCTL है, लाइक RODPT है, लाइक अभी 6 में सामने कहा इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, तो ये जो है लंबे पीरियड के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि 6 में ये 1 साल का एक्सटेंड किया, तो ये जब तक लंबे लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी तब तक, क्योंकि MSMEs का सेक्टर जो है 80% जो है एक्सपोर्टर MSME है। तो छोटे एक्सपोर्टर जो हैं, चेयरमैन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि 50 लाख की उन्होंने रख दिया है कि कैपिंग कर दी है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन पर। कैपिंग नहीं होनी चाहिए। जब एक चीज आप दे रहे हैं तो छोटे एक्सपोर्टर को अगर उसमें मिलेगी और बड़े मीडियम एक्सपोर्टर को नहीं मिलेगी तो काम नहीं चल पाएगा। इसलिए कैपिंग होना बहुत जरूरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जैसे जो हमारा आज कंपटीशन है, जैसे बांग्लादेश है, मतलब और कंट्रीज है, वहाँ हमें एक चैलेंज फेस होता है, वो होता है FTA का, ड्यूटी का जो बेनिफिट आज बांग्लादेश और उन कंट्रीज को मिलता है, तो उसकी वजह से वो कंपटीशन है। ऑलरेडी अलग प्रॉब्लम्स वी आर फेस कर रहे हैं हम, तो उससे बहुत मदद मिलेगी। जो आने वाले FTAs हैं, स्पेशली यूरोप, UK, ये 2 कंट्रीज का जो FTAs है, ये कंट्री को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। आई थिंक जैसे आज हमारे माननीय मंत्री जी ने भी बोला कि 27 तारीख को एक खुशखबरी मिलने वाली है और ये बहुत बड़ा दिन होगा इंडस्ट्री के लिए। टेक्सटाइल विल बी द बिगेस्ट गेनर, और टेक्सटाइल जो जॉब क्रिएटर, सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है। आज टेक्सटाइल के ऊपर डाटा डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को लगाए, मेरे ख्याल पिछले 5-7 साल में 5 करोड़ लोगों को एडिशनल जॉब मिली है, जो कि बहुत वो जरूरी है। यूएस का करीब 30-35% हिस्सा एक्सपोर्ट इंडिया का यूएस में होता था, और उसको अभी तक जितने बायर्स थे और इतने एक्सपोर्टर्स थे, यहाँ सबने 15-20% डिस्काउंट देके संभाल लिया, लेकिन आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं और अभी आगे कुछ डील का पता भी नहीं चल रहा है। तो सरकार से एक फोकस मार्केटिंग स्कीम होती थी, जिसके तहत सरकार किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए कुछ आपको फाइनेंशियल हेल्प कर देती थी इंसेंटिव के रूप में। तो वो अगर सरकार इस बजट में टेम्परेरी 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए कर दे कि जब तक ये ड्यूटी रिजॉल्व नहीं होती यूएस के लिए, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा और वो बिजनेस है रिटेन रहेगा इंडिया में। प्लस जो FTA से हमारा यूरोप का बिजनेस आ रहा है, ये गेम चेंजर हो सकता है अगर ये जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए, क्योंकि इसको थोड़ा सा ग्राउंड पे आने में टाइम लगेगा। जल्दी हो जाए तो ये बड़ा गेम चेंजर होगा।
भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 15 करोड़ नागरिक हैं। आने वाले बजट से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की सरकार से क्या उम्मीदें हैं, जानने की कोशिश की केतन जोशी ने। इस बजट में देश के सीनियर सिटीजन क्या चाहते हैं, आइए हम उनकी विश जानते हैं। बताइए सर, आप इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे सरकार बिजनेस को बढ़ावा के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस कर रही है, वैसे सीनियर सिटीजन की लाइफ आसान करने के लिए ईज ऑफ लिविंग करना चाहिए। इसमें मेरा सुझाव है कि सरकार केयर होम्स बनाए, असिस्टेड लिविंग को बढ़ावा दे, ताकि सीनियर सिटीजन का लाइफ ईज हो जावे और उनको सहूलियत मिले। आप क्या कहेंगे? मेरा ऐसा बोलना है कि सीनियर सिटीजन को जो मेडिक्लेम में 80D में जो 50,000 रुपीज का जो कैप रखा गया है वो अभी बढ़ाना चाहिए, बिकॉज नाउ द इंश्योरेंस प्रीमियम हैज रियली गॉन अप। एंड सेकंड थिंग जो ऐसा है कि ट्रैवलिंग में जो एयर ट्रैवल एंड रेलवे में जो पहले जो हमको दिया गया था जो कंसेशन, वो भी वापिस दे हैव टू इंट्रोड्यूस बाय सम एक्सटेंट। दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट। मेरा बैंक एफडी रेट के रिलेटेड है। जो आज सीनियर सिटीजन को टीडीएस पे करना पड़ता है, उसमें थोड़ी और ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए, और सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू डोर टू डोर सुविधा सीनियर सिटीजन को मिलनी चाहिए। कुछ और वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप क्या चाहेंगे सरकार से? सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री होना चाहिए, ये बहुत जरूरी हो गया है। और दूसरी चीज कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको ज्यादातर ओपीडी की बहुत जरूरत रहती है, तो कोई भी हॉस्पिटल में जाए तो उनको ओपीडी में 50 से ज्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए, 50% से ज्यादा, ये बहुत जरूरी हो गया है। सीनियर सिटीजन्स की सेविंग स्कीम में जो एक मर्यादा निश्चित की गई है 30 लाख की, वर्तमान संजोगों और वर्तमान परिस्थिति के अधीन उस मर्यादा को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, कम से कम 50 लाख तक करना चाहिए। ये मेरी विनती सरकार से है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि सीनियर सिटीजन जो लोग होते हैं उनके पास कैपिटल होती है, पर आज के टाइम पे कोई ऐसी स्कीम नहीं है। जैसे शेयर बाजार है, सब इंस्टेबिलिटी है। मैं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ। सरकार ऐसी स्कीम लाए कि इनको स्टैम्प ड्यूटी में राहत मिले, उनको कुछ कंसेशनल प्राइस मिले, तो वो लोग अपना कैपिटल वो रियल एस्टेट जैसे 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट में लगा सके, और पीजी को देके वो फिक्स इनकम कर सके, और उनकी प्रॉपर्टी का वैल्यू प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ा रहे, तो वो उनको सेफ रहे। तो देश के करोड़ों सीनियर सिटीजन को अगर इस तरह के सुझाव की अमलवारी होती है तो फायदा होगा, और हमारे देश के अंदर बस रहे करोड़ों लोगों को इससे फायदा होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। 26 जनवरी के मौके पर भारत को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह के मुताबिक 4 दिन के भीतर यूरोपियन यूनियन के साथ FTA साइन होगा। उन्होंने एक्सपोर्टर्स को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भी निशाना साधा। गिरिराज सिंह से खास बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। FTA के मोर्चे पर सरकार एक के बाद एक कर रही है। आपने एक बताया कि एक बड़ी खुशखबरी जल्द ही आने वाली है। क्या खुशखबरी है और प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? भाई, मोदी जी जब देश में प्रधानमंत्री बने उसके पहले मात्र 10 से 11 देशों के साथ FTA था। आज 17, केवल 17 नहीं है, लगभग 6 और देश हैं जिनके साथ, उसमें UK भी है। 4 4 8 1 9 देश। उसके अलावे 27 देशों के साथ जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में FTA की समाचार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि हर इंडस्ट्री को, एक्सपोर्टर को ये खुशखबरी मिलने वाला है। 27 तारीख को क्या होगा सर? 27 तारीख को आप देखेंगे एक बड़ा रिजल्ट निकल करके आएगा। इतने बड़े ट्रेड फेयर का इनॉग्रेशन हुआ है और आपने बताया कि कितना जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रहा है, उसके बाद जो जिस तरह का बयान आया
नेता विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, राहुल गांधी का दिमाग ही शट डाउन हो गया है। अगर शट डाउन नहीं होता तो आंकड़े को नहीं झुटला सकते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और ये सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है। मैं आंकड़े के साथ कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी या तो देश को गाली मत दो, देश में भ्रम ना फैलाएं। आपने कहा है शट डाउन, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। एक्सपोर्ट की बात कहते हो कि गिरा है? 95,000 करोड़ का 2024 में अप्रैल से दिसंबर तक गया। अभी दिसंबर माह खत्म हुआ है। 25 में अप्रैल टू दिसंबर 95,000 के अगेंस्ट में 1,02,000 करोड़ का हुआ है। ये झुठलाने वाले आंकड़े नहीं हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। बाजार में आज बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 770 पॉइंट गिरा है, निफ्टी में 241 पॉइंट की गिरावट आई है। बाजार में पिछले 4 महीने में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट इस सप्ताह देखने को मिली। इस हफ्ते बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ से ज्यादा का गिरा है। कैसा है बाजार का कारोबार, पूरी डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बाजार में लगातार जो प्रेशर है वो हमें बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। स्क्रीन पे देख ही सकते हैं निफ्टी 50 यहाँ पे 25,048 के लेवल पे ये गिरता हुआ दिखाई दिया है। जो मेजर सपोर्ट लेवल था 25,150 का, वो भी यहाँ पे ब्रीच हो गया है। निफ्टी बैंक में भी करीबन 1.5% का डाउनसाइड, मिड कैप और साथ ही साथ सेंसेक्स में भी आज जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि पीएसयू बैंक्स की बात करी जाए, मेटल इंडेक्स जो अर्ली ट्रेड में अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, वहां पे भी हमें एक जो प्रेशर है आखिरी तक आते आते बनता हुआ नजर पड़ा है। इसके अलावा अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे भी प्रेशर काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अडानी स्टॉक में तो काफी भारी गिरावट है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद। इसके अलावा निफ्टी में बात करी जाए तो डॉक्टर रेड्डीज में तेजी थी, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर्स थे उसके बाद ही ये हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिन से। टेक महिंद्रा, एचयूएल और हिंडाल्को यहाँ पे जो हल्की फुल्की बढ़त है वो देखी गई है। लूजिंग पॉकेट में देखिए कितना बड़ा नंबर है गिरावट का। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, दोनों ही अडानी के स्टॉक यहाँ पे भारी गिरावट, यहाँ पे 11% की और 8% की इटर्नल नंबर के बाद लगातार गिरने में लगा हुआ है। और इंटरग्लोब एविएशन, इसके भी कल नंबर्स आए थे और नंबर के बाद ये गिरावट देखी जा रही है। मिड कैप की बात करी जाए तो बंधन बैंक, नंबर्स आए थे और नंबर्स क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। उसके बाद ये रिएक्शन हिंदुस्तान जिंक, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 3 लाख करोड़ के पास पहुंच गया और पिछले 20 सालों में इसने साल दर साल करीबन 11 कैगर का जो रिटर्न है अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। वोल्टास और अशोक लेलैंड में भी शानदार तेजी आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट में पेटीएम, यहाँ पे पेटीएम के ऊपर खबर आई और खबर के बाद ये रिएक्शन देखने को मिला। पूनावाला फिनकॉर्प, हुडको और गोदरेज प्रॉपर्टीज में जो प्रेशर है वो आज के सत्र में बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन तक आते आते भी जो बेयर्स हैं वो अपनी जो ग्रिप है कहीं भी हल्की करते हुए नजर नहीं आए हैं। और बाजार में इस हफ्ते तो बड़ी गिरावट रही, लेकिन गोल्ड सिल्वर ने कुछ करेक्शन के बाद न्यू हाई को भी टच किया। आज आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सोना, चांदी या शेयर, शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के सबरीमाला मंदिर में सोने की लूट की जांच की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम महापालिका में बीजेपी को सीट मिलने को ऐतिहासिक घटना बताया और कहा कि लेफ्ट और यूडीएफ दोनों का एजेंडा एक है। अब केरल में तीसरी शक्ति के रूप में बीजेपी का उदय हो रहा है। प्रधानमंत्री आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। उन्होंने 3 अमृत भारत ट्रेन और 1 पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई, साथ ही कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब विकसित केरलम बनाने का वक्त आ गया है और इसके लिए उन्होंने बीजेपी को बहुमत में लाने की अपील की। विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है।
बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत निवेश कर रही है। പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, വികസിത ഭാരത നിർമ്മാണത്തിനായി ഇന്ന് രാഷ്ട്രം ഒറ്റക്കെട്ടായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. വികസിത ഭാരതത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളത്. आज दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। आज सुबह दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रहे। तेज हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर में तापमान गिर रहा है। इससे दिन में भी ज्यादा ठंड महसूस हुई। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। पहाड़ी राज्यों में हो रही लगातार बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू में ऊंची चोटियों और मां वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत पर भी बर्फ गिरी। कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी से घरों की छतें ढक गई। देखिए संवाददाता रिफत की रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गुलमर्ग में करीब 2 से 3 फुट बर्फ जमा हुई है। पहलगाम और सोनमर्ग में भी भारी बर्फबारी हुई है, जबकि गुरेज और नॉर्थ कश्मीर के बाकी इलाकों में भी तकरीबन 2 से 4 फीट के करीब जो है वो बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी का सिलसिला इस बार सेंट्रल कश्मीर में भी देखने को मिला, खासतौर से बडगाम जिले में। ये पहली बर्फबारी है इस सीजन की मैदानी इलाकों में, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पहले भी 2 बार बर्फबारी हुई है, लेकिन मैदानी इलाके जो हैं अभी तक बर्फबारी नहीं हुई थी। हालांकि चिल्लाई कलान का दौर जारी है। चिल्लाई कलान में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार अब तक बर्फबारी नहीं हुई थी। मौसम विभाग का कहना है कि 27 जनवरी तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। कई जगहों पे मॉडरेट बर्फबारी हो सकती है, कई जगहों पे लाइट स्नोफॉल और कई जगहों पे हैवी स्नोफॉल हो सकता है। हालांकि रात के दौरान कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाएं चली, कई घरों के छत उड़ गए, कई चीजें जो हैं मकानों की वो टूट गई और अभी यहाँ पे बिजली जो है वो गुल है। बर्फबारी की वजह से अब किसान जो हैं काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं उनके लिए बर्फबारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तभी साल भर लोगों को पीने का पानी मुहैया रहता है और सिंचाई के लिए भी पानी दस्तयाब रहता है। और साथ ही जो बिजली की जनरेशन है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए भी पानी का डिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।